30 साल पहले हुंडई को एक छोटी सी कोरियाई कंपनी माना जाता था जो सस्ती, बदसूरत और अविश्वसनीय गाड़ियां बनाती थी। लोग इस ब्रांड पर मजाक करते थे कि अगर आप एक हुंडई में पेट्रोल भर दें तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आजकल ये गाड़ियां बाजार में सबसे अच्छी गुणवत्ता की गाड़ियों में से एक मानी जाती है, जो फोर्ड, होंडा और जनरल मोटर्स जैसे बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर दुनिया में कारों की तीसरी सबसे बड़ी निर्माता बन गई है। लेकिन इस सब में दिलचस्प बात यह है कि इसे शुरू करने वाला एक किसान का लड़का था जो सिर्फ भागना चाहता था। गरीबी की वजह से किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो असफलताओं, मुसीबतों और शर्मिंदगी से भरी थी। मुश्किलों के बावजूद उसने दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की, जिसने न सिर्फ ऑटोमोबाइल उद्योग बल्कि निर्माण, जहाज निर्माण और कई और क्षेत्रों में धूम मचा दी। वह दक्षिण कोरिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। यह है ह्यूंडई की रग्स टू रिचेस की कहानी और इसके पीछे का आदमी चंग जू यंग। चंग जू यंग का जन्म 1915 में टोंगकोंग नामक एक छोटे से गांव में हुआ, उत्तर कोरिया में। उस समय जब कोरिया से जापानी साम्राज्य के कड़े उपनिवेशी शासन में था, चंग एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनके रहने का माहौल भी कड़ा था। उनके परिवार को बस खाने के लिए खेतों में लंबी लंबी शिफ्टें काम करना पड़ता था। चंग का सपना एक स्कूल टीचर बनने का था, लेकिन वह 7 बच्चों में सबसे बड़ा था। इसीलिए उसे 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर अपने पिता के साथ सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करना पड़ा। उसने हाथ से चावल बोया और कटाई की, जानवर पालता था और गांव-गांव जाकर लकड़ी बेचा करता था। लेकिन परिवार चाहे जितना मेहनत करे, उन्हें खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ मिलता था। एक खराब फसल तो महीनों के लिए उन्हें भूखा रख सकती थी। उसने एक दोस्त के साथ अपने गांव से भागने का फैसला किया और देश के सबसे खतरनाक हिस्सों से होते हुए लंबी दूरी तय की। अंत में वो आज के उत्तर कोरिया के कवान शहर पहुंचा। वहां उन्हें निर्माण मजदूर की नौकरी मिली और हालांकि उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे थे, चंग खुश था। उसे खेत की जिंदगी से ये कहीं बेहतर लगा और उसे मजा आया कि वो अपनी खुद की कमाई कर सकता है। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। भागने के सिर्फ 2 महीने बाद पिता ने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली और उसे गांव वापस ले आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंग ने उस जिंदगी का स्वाद छक लिया था जो वो चाहता था और वो कम पर कभी नहीं सेटल होने वाला था। अगले 2 सालों में उसने सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी में 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया और उसके पिता ने फिर से गांव वापस ले आया। उसने चौथी और आखिरी बार भाग निकलने का फैसला किया और यहीं से रियल्टर की कहानी शुरू होती है। उसने जो भी काम मिला उसे किया, मजदूर, निर्माण श्रमिक और बाद में एक स्टार्च सिरप फैक्ट्री में हैंडीमैन के रूप में। ये सब तब तक नहीं हुआ जब तक उस साल उसे बोकोंग चावल की दुकान पर बेहतर काम मिला, जहां उसे चावल की डिलीवरी करने वाला बनाया गया। वो अपनी साइकिल पर चावल ले जाता था, लेकिन पहले के कामों के मुकाबले ये नौकरी स्थिर थी और वो घर के लिए लंच और डिनर भी ले आता था। शुरुआत में नीचे से शुरू करने के बावजूद मालिक उसकी मेहनत से इतना प्रभावित हुए कि उसने तेजी से तरक्की की और सिर्फ 6 महीने में दुकान का अकाउंटेंट बन गया। हालांकि अगले कुछ सालों में मालिक की सेहत खराब रहने लगी। समस्याओं के चलते उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि वो अब दुकान नहीं चला सकता, तो उसने अपने युवा शिष्य चंग जू यंग को व्यवसाय बेचने का फैसला किया। चंग, जो 22 साल का था, ने यहाँ बोकोंग चावल की दुकान संभाली और उसने जल्दी ही दुकान का नाम बदलकर क्युंगले चावल की दुकान रख दिया। अपने कम दामों की वजह से उसने नए ग्राहकों का एक अच्छा आधार विकसित किया। उसने इतना शानदार काम किया कि दुकान के मुनाफे हर साल बढ़ते गए और ये शहर की सबसे अच्छी चावल की दुकानों में से एक बनती चली गई, जब तक कि जापानी उपनिवेशी सरकार ने मुसीबत नहीं खड़ी कर दी। कोरिया में चावल के राशनिंग सिस्टम की स्थापना की गई ताकि चावल को जापान और उसकी सेना की ओर मोड़ा जा सके, जो चीन के साथ युद्ध में थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई कोरियाई व्यापारी, जिसमें चंग भी शामिल थे, चावल का व्यापार करने से मजबूरन बाहर हो गए। चंग को अपना व्यापार बंद करना पड़ा और उनके पास कुछ और नहीं था, तो उन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी बेहतर भविष्य का सपना नहीं छोड़ा और 1940 में शहर लौटने का फैसला किया ताकि एक नए व्यापार में किस्मत आजमाए। उन्होंने उन व्यवसायों की एक सूची बनाई जिन्हें वह जापानी सरकार के तहत चला सकते थे। उसने कोई पाबंदियां नहीं लगाई और सबसे अच्छा जो उसे मिला वो कार मरम्मत का कारोबार था, इसलिए उसने उसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने बैंक से लोन लिया और एक मरम्मत की दुकान खरीदी ताकि अपनी अगली बिजनेस ऑटो सर्विस गैराज खोल सके।
उस समय शहर में ऑटो मरम्मत की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन समस्या ये थी कि चारों तरफ ज्यादा दुकानें नहीं थी और जो थी वो आमतौर पर अपने ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेती थी। चूंकि चंग को कारों के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने एक हुनरमंद मैकेनिक को काम पर रखा ताकि वो काम कर सके और उसका कारोबार अलग दिख सके। शहर में सबसे सस्ते दाम देकर और अपने ग्राहकों का अच्छे से ख्याल रखकर इस सीधी सी सोच ने एक सफल बिजनेस की शुरुआत की। चंग को ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए और मैकेनिक लाने पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही महीनों बाद फिर से मुसीबत आई। एक आग लग गई और पूरी दुकान, उनके उपकरण और ग्राहकों की गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इससे चंग गंभीर समस्या में फंस गया, क्योंकि अब उसे बड़े कर्ज चुकाने थे और उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। उसके लिए एक ही रास्ता था। उसने एक और कर्ज लिया और शहर के एक व्यस्त हिस्से में एक नया मरम्मत की दुकान खोली। वहां उसने जल्दी ही एक नया और बड़ा ग्राहक आधार बना लिया, उनके सस्ते दामों की वजह से। और अगले 2 सालों में ऑटो सर्विस गैरेज सियोल के सबसे अच्छे ऑटो मरम्मत केंद्रों में से एक बन गया। चंग के पास अब 7 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और वह पहले से बेहतर कर रहा था। लेकिन जब वह अपने बिजनेस को और बड़ा करने की योजना बना रहा था, तब एक और घटना हो रही थी जो उसकी कंपनी की किस्मत बदलने वाली थी। जापान एक संकट में था। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान दुर्भाग्य से चंग का सर्विस गैरेज 1942 में जापानी कब्जे वाली सरकार ने अपने अधीन ले लिया और इसे एक स्टील प्लांट के साथ मिला दिया, जो कि उनके युद्ध प्रयासों का हिस्सा था। इस समय सोल में युद्ध के कारण तनाव बढ़ रहा था और चंग, जो अपने बिजनेस के नुकसान से अभी भी परेशान था, के पास अपने गांव लौटने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हालांकि दुकान खोने के बावजूद उसने 50,000 वोन बचा लिए थे और अपने अगले बिजनेस वेंचर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नया बिजनेस वेंचर सब कुछ बदलने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कोरिया ने जापानी साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल की और कोई सरकारी पाबंदियां न होने पर चंग ने 1946 में अपना सर्विस गैरेज फिर से खोला। इसे उन्होंने ह्यूंडई ऑटो सर्विस सेंटर कहा, जिसमें अंग्रेजी में ह्यूंडई का मतलब है आधुनिक। उन्होंने अपनी सेवाएं देना शुरू किया, जापानी गाड़ियां और अमेरिकी आर्मी ट्रक, और उस साल के अंत तक बिजनेस इतना बढ़ गया कि चंग के कर्मचारियों की संख्या 30 से बढ़कर 80 हो गई। उसने फिर से एक सफल बिजनेस खड़ा किया और जापानी सरकार से बिना किसी रुकावट के काम कर सकता था। तब तक उसने अपने परिवार को नए बने दक्षिण कोरिया में इकट्ठा कर लिया था, जहां सबने उसके साथ मिलकर बिजनेस में भाग लिया। हालांकि चंग ने 300 या 4 लाख के लिए कॉन्ट्रैक्ट जमा किए। उसने अपनी ऑटो मरम्मत सेवाओं के लिए जीता। फिर उसने देखा कि एक निर्माण कंपनी एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर 10 मिलियन तक कमा रही है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि कोई एक प्रोजेक्ट से इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। इसके नतीजे में उसने 1947 में ह्यूंडई निर्माण कंपनी की स्थापना की। कंपनी की शुरुआत में मुश्किलें आईं। मुश्किल से अमेरिका की सेना के क्वार्टर, सहायक साइट्स बनाने और इमारतों की मरम्मत करके गुजारा किया। लेकिन 1950 तक ह्यूंडई कंपनी ने आखिरकार कुछ अच्छी प्रगति की। फिर उत्तर कोरिया ने एक बड़ा हमला कर दिया। दक्षिण ने चंग को अपने बिजनेस को छोड़ने और बिना पैसे के बसान भागने पर मजबूर कर दिया। वो और उसका भाई जगह जगह घूमते रहे, अलग अलग पब्लिशर्स के लिए काम करते रहे और नागरिकों को अखबार पहुंचाते रहे। फ्रंटलाइन के सैनिकों के बीच ये खबर फैलाना कि यूएन फोर्सेस उनकी मदद के लिए आ रही है, उनका एकमात्र उम्मीद था। लोग उत्तर कोरियाई शासन और कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन आने से पहले से ज्यादा डरे हुए थे। एक दिन चंग को अमेरिकी सेना द्वारा लगाई गई मदद की जरूरत है कि एक तख्ती मिली। अमेरिका की फौजों को निर्माण के काम में स्थानीय विशेषज्ञों की जरूरत थी, इसलिए चंग ने मदद करने की इच्छा जताई। उसने युद्ध के दौरान हजारों अमेरिकी सैनिकों के लिए बैरक बनाना शुरू किया और जल्दी ही अमेरिकी सेना के साथ एक शानदार साझेदारी विकसित की। बाद में उसने अपनी टीम को और बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया, जैसे कि दक्षिण कोरिया में एक अमेरिकी क्वार्टर का पुनर्निर्माण करना और अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके ठहरने के लिए जगह बनाना। यह एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि कोरियाई युद्ध खत्म होने तक चंग की कंपनी पहले स्थान पर थी। लगभग हर ऑर्डर अमेरिका की सेना से आ रहा था, लेकिन इसी दौरान दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था मुश्किलें झेल रही थी, जिससे ये एशिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया, यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से भी नीचे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका सरकार ने दक्षिण कोरियाई सरकार को बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने और उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर दिए। चंग ने इस मौके को देखा और उस समय के देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट 1953 में गोरियोंग ब्रिज के पुनर्निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट जीतने में सफल रहे। उम्मीद भरा प्रोजेक्ट उसके हिसाब से नहीं चला। असलियत ये थी
कि चंग अभी भी नाइव था और उसे इस बड़े काम के लिए जरूरी उपकरण, सुरक्षा नियम और अनुभव की कमी थी। इससे काम धीमा हो गया, साइट पर हादसे हुए और बढ़ती महंगाई ने उसकी फिक्स्ड पेमेंट को खा लिया। चंग जल्द ही पैसे से तंग आ गया और उसे और लोन लेने पड़े, जबकि उसके भाइयों ने अपने घर बेच दिए ताकि वो अपने मजदूरों को भुगतान कर सके। इसके बावजूद उन्होंने निर्माण को कभी नहीं रोका जब तक कि पुल पूरा नहीं हो गया, लेकिन तब तक परिवार की हालत खराब हो गई थी। बड़े कर्जों के बोझ तले दबे हुए उन्होंने प्रोजेक्ट पर पैसा खो दिया और अपने प्रतिस्पर्धियों के हाथों शर्मिंदगी झेली। अपने भाई की गरीबी को देखकर, जो किराए पर घर नहीं ले पा रहा था और छोटे झोपड़ियों में रह रहा था, चंगजू ने अपने परिवार की परेशानियों और आर्थिक मुश्किलों के लिए गहराई से पछताया। उसने वहीं ये ठान लिया कि वो सिर्फ एक सफल बिजनेस ही नहीं, बल्कि अपने परिवार की मुश्किलों को खत्म करने के लिए भी काम करेगा। उन्हें छोड़कर पूरे देश में सबसे बड़ी कंपनी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने कारोबार को छोड़ने का बिल्कुल भी सोचा नहीं था। मैं असफल हुआ क्योंकि मुझे अनुभव की कमी थी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और इसे एक महंगी सीख के रूप में लिया। हालांकि गोरियोंग पुल एक बड़ा हादसा था, लेकिन यह ह्युंडई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। देखिए, चंग की कंपनी को गृह मंत्रालय से एक उच्च क्रेडिट स्कोर मिला, जिससे उसे लोन लेना बहुत आसान हो गया और उसने अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद की। उसने बिजनेस में भारी उपकरण और आधुनिक मशीनरी के महत्व को भी सीखा और अमेरिकी सेना के साथ अपनी साझेदारी की वजह से वह अब सीधे उनसे वो चीजें खरीद सका। उस समय ये उपकरण ज्यादातर दक्षिण कोरियाई सरकार के पास थे और निजी कंपनियों को इन्हें विदेश से आयात करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए इसने चंग को अपने प्रतियोगियों पर एक बड़ा फायदा दिया। इस तरह हुंडई कंपनी सबसे सस्ते बोली लगाकर कई सारे पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट्स जीतने में सफल रही। देश में सड़कों, पुलों, बांधों और इमारतों का निर्माण करके ह्युंडई को दक्षिण कोरिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक बना दिया। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद चंग सिर्फ घरेलू स्तर पर संतुष्ट नहीं हुए और जल्दी ही अपने देश के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने अपने निर्माण व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सोचा। उन्होंने इस उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों के साथ बोली लगाई और सऊदी अरब के जुबैल औद्योगिक बंदरगाह और अरब शिप बिल्डिंग और मरम्मत यार्ड जैसे कई अरब डॉलर के प्रोजेक्ट हासिल किए। बहरीन ने उसकी कंपनी को 2 दशकों में एक फेल हो रही बिजनेस से एक उभरते ग्लोबल कांग्लोमरेट में बदल दिया और 1960 में दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ी कंपनी बनाने का उसका लक्ष्य सच हुआ। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह विशाल विकास कभी नहीं होता अगर सरकार ने दखल नहीं दिया होता। देखिए, ह्युंडई और अन्य पारिवारिक ओन्ड उभरते कांग्लोमरेट्स को सरकारों से खास दायित्व यूं मिला, जैसे वित्तीय सब्सिडी, लोन गारंटी और जरूरत पड़ने पर टैक्स में छूट, ताकि वे बढ़ सकें और विविधता ला सकें। जल्दी से ये चाबल्स के नाम से जाने जाने वाले लोग दक्षिण कोरिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था के पीछे मुख्य ताकतें थे और उन्होंने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करके खुद को भी काफी फायदा पहुंचाया। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि यह विशेष व्यवहार बिना किसी वजह के नहीं मिला। चंगजू योंग ने सच में बहुत मेहनत की और उनकी निरंतर प्रगति उसी समय सरकार को जरूरत थी। उनकी करो या मरो भावना ने ह्युंडई को कई अन्य उद्योगों में शामिल किया, जिसमें शिप बिल्डिंग भी शामिल है। चेन, इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ एक खास उद्योग था जिस पर चंग ने कभी ध्यान नहीं खोया। वो था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसे उसने पहले बनाया था लेकिन युद्ध के दौरान खो दिया। कोरिया सरकार ने एक नई नीति बनाई कि कोई भी विदेशी ऑटो मेकर तब तक अपने देश में काम नहीं कर सकता जब तक कि वो स्थानीय व्यवसायों के साथ संयुक्त उद्यम न करे। इस योजना का मकसद उनके कार्य उद्योग के लिए ज्ञान और उत्पादन लाइन को सुधारना था, क्योंकि देश में इसकी बहुत कमी थी। चुंग ने अपनी टेक्नोलॉजी और संसाधनों के साथ खुद से यह करने का फैसला किया और 1967 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखा, जिससे उन्होंने हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एक डील की ताकि उनके वाहनों का लाइसेंस लिया जा सके और ओल्सन में एक बड़ा प्लांट स्थापित किया। 6 महीने के अंदर हुंडई फैक्ट्री तैयार हो गई और पहली कार हुंडई कॉर्टिना फैक्ट्री से बाहर आई। यह अंतिम उत्पाद फोर्ड कॉर्टिना से अलग नहीं था, जो एक कार थी। ब्रिटेन में लोगों के बीच ये कार बहुत सफल रही, लेकिन कोरिया में कॉर्टिना बिल्कुल उल्टी साबित हुई। वहां की सड़कें इतनी खराब थीं कि ये कारें चलाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थीं। इसके चलते कोरिया में कॉर्टिना का मजाक उड़ाया जाने लगा और लोग इसे बेकार कार समझने लगे। ग्राहकों ने अपने भुगतान करना बंद कर दिया और पूरे देश में रिफंड की मांग बढ़ने लगी। इसी दौरान हुंडई फैक्ट्री को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा।
सितंबर 1969 में बाढ़ आई, जिसमें उनके बहुत सारे उपकरण और कार के पुर्जे 4 फीट बारिश के पानी में डूब गए। इस बीच फैक्ट्री के अंदर असेंबल की गई कॉर्टिनास तैरने लगी। हालात और खराब हो गए जब अफवाहें फैलने लगी कि हुंडई अब पानी में डूबी हुई गाड़ियां बेच रही है, जिससे उनकी बिक्री और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ा और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। लेकिन इन सभी मुसीबतों के बावजूद जब भी लोगों ने चंग से कहा कि अब कारोबार बंद करने का वक्त है, तो वो चिढ़कर जवाब देते थे, मैं कभी भी एक भी हुंडई नहीं बंद करूंगा, अपने हाथों से साइन करूंगा, चाहे बिजनेस कितना भी संघर्ष कर रहा हो और सब कुछ कितना ही निराशाजनक क्यों ना लगे, मैं इसे सफल बनाकर रहूंगा। अगर मैं कुछ शुरू करूंगा तो उसे पूरा करके ही रहूंगा। चंग बस काम पर लौट आया और अगले कुछ सालों तक अपनी गाड़ियों का निर्माण करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया और सड़क की हालत में काफी सुधार हुआ, कॉर्टिना की बिक्री दक्षिण कोरिया में बढ़ने लगी। थोड़े समय बाद फोर्ड का एक और मॉडल ह्यूंडई के लिए तैयार होने लगा और उसान फैक्ट्री का विस्तार होने लगा ताकि उत्पादन के लिए और जगह मिल सके। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। सुनो, अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड ने ह्यूंडई को कॉर्टिना को विदेश में बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी साझेदारी सिर्फ कोरियाई बाजार के लिए थी, न कि ग्लोबल मार्केट के लिए। फोर्ड ने मुनाफा बराबरी से बांटने पर भी समझौता करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ह्यूंडई ने कॉर्टिना की लाइन, स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी में कोई हिस्सा नहीं लिया था। चंग के नजरिए में फोर्ड असल में कोरियाई बाजार पर खुद कब्जा करना चाहता था और ह्यूंडई को सस्ती मजदूरी पर सब कॉन्ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। चंग अपनी किताब में कहते हैं कि वो ये नहीं होने देने वाले थे। फोर्ड से काफी नाराज होकर उन्होंने 1974 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और एक बिल्कुल नई कार बनाने का फैसला किया, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर और अपने तरीके से। उस वक्त उन्हें फिर नहीं पता था कि चुंग पूरी कोरियाई कार इंडस्ट्री को आज जैसे हम जानते हैं वैसा बदलने वाले हैं। फोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद चुंग ने तुरंत मित्सुबिशी के साथ पार्टनरशिप की ताकि वो उनके इंजनों और रियर एक्सेल्स का इस्तेमाल कर सकें और एक टीम को हायर किया। प्रतिभाशाली यूरोपीय इंजीनियर्स ने उनकी अगली गाड़ी हुंडई पोनी को डिजाइन करने में मदद की, जो कच्चे रास्तों के लिए उपयुक्त थी और जिसकी कीमत सिर्फ $5,900 थी। पोनी ने दक्षिण कोरिया में तुरंत ही धूम मचा दी और देश की पहली मास निर्मित कार बन गई। इसने वहां के बाजार में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हर 10 में से 4 गाड़ियां पोनी थी। बड़े आत्मविश्वास के साथ चंग और उनकी टीम ने अपने नए मॉडल को वैश्विक बाजार में फैलाना शुरू किया, जहां उसने अच्छी बिक्री की और कनाडा में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी बन गई। लेकिन सफलता के बावजूद पोनी को अमेरिका के सबसे बड़े कार मार्केट में लॉन्च नहीं किया जा सका, क्योंकि यह संघीय उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं कर सका। हालांकि चांग ने इसे रोकने नहीं दिया। 1985 में उन्होंने जनता के लिए एक नया मॉडल हुंडई एक्सेल लॉन्च किया, जो सफलतापूर्वक उत्सर्जन मानकों को पास कर गया। इससे हुंडई को आखिरकार अमेरिकी कार मार्केट में कदम रखने का मौका मिला। इसकी कीमत सिर्फ $4,995 थी, जो उस समय एक नई कार की औसत कीमत का आधा था, और पहले साल में ही हुंडई ने काफी बिक्री की। अमेरिका के बाजार में 1,68,000 की संख्या में गाड़ियां बेची गई और दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा। ये सच में कोरियन कार उद्योग के लिए एक बड़ा कदम था और हुंडई आखिरकार खुद को एक बड़े कार ब्रांड के रूप में स्थापित कर चुकी थी। लेकिन जैसा चंग ने सोचा था वैसा नहीं। असल में समस्या ये थी कि वे गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मामले में अभी भी पीछे थे और लोग उन्हें सस्ते कोरियन कारों के रूप में ही देखते थे, जिनमें मुश्किल से कोई फीचर था और जिन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती थी, जिससे उनके ब्रांड की छवि खराब हो गई थी। बिक्री भी गिर रही थी और ह्यूंडई जल्द ही अमेरिका में मजाक का विषय बन गया। एक समय पर लोग उनके नाम का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इसका मतलब है आशा है कि तुम कुछ नहीं समझते और यह सस्ता और चलाने लायक नहीं है। खुद को सुधारने के लिए चंग और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की, बेहतरीन टैलेंट को लाने और अपने खुद के इंजन और कार पार्ट्स विकसित करने में। 1990 के दशक में कई नए मॉडल आए, जैसे कि ह्यूंडई एक्सेंट, सोनाटा और एलांट्रा, और जबकि ये मॉडल शुरू में सफल नहीं हो पाए, लेकिन आखिरकार इन्हें लोकप्रियता मिली। ज्यादा बिक्री हुई क्योंकि उन्होंने नए फीचर्स के साथ खुद को अपडेट करना शुरू कर दिया। हुंडई ने 1998 में किया मोटर्स को खरीद लिया और ये जॉइंट वेंचर कोरियाई कारों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। दोनों ने अपनी गाड़ियों की गुणवत्ता, डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया में भारी निवेश किया और 2004 तक उन्होंने एक असंभव काम कर दिखाया। होंडा के साथ मिलकर इंडस्ट्री में दूसरे सबसे अच्छे प्रारंभिक ब्रांड गुणवत्ता में आ गए, सिर्फ टोयोटा के पीछे। लेकिन इस उपलब्धि के बावजूद हुंडई को अपने
को खत्म करने में अभी भी मुश्किल हो रही थी। जनता के सामने दुखद अतीत की छवि के बावजूद हुंडई के पास अपनी गुणवत्ता साबित करने के लिए एक और तरकीब थी। कंपनी ने अमेरिका में बेचे गए अपने सभी वाहनों के लिए 10 साल या 1 लाख मील की वारंटी की घोषणा की और इसके चलते हुंडई वाहनों की बिक्री बढ़ गई, जिससे वे 21वीं सदी के सबसे टॉप कार ब्रांड्स में से एक बन गए। चंग ने अपने आखिरी सालों को मानवता की सेवा में बिताया, राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ लगाई और यहाँ तक कि कोरियाई देशों के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश की, जब तक कि उनका निधन 2001 में नहीं हुआ, जिससे उनके नियंत्रण का अंत हुआ। कंपनी अपने बेटों को यह सिखाती है कि असफलताएं ही हमें अनमोल सबक देती है, न कि सफलताएं। हमारी सफलताएं दूसरों को याद रहनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी हार और असफलतियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी असफलतियों को भूल जाते हैं वे बार बार असफल होते रहते हैं। फिलहाल Hyundai मोटर ग्रुप ने जनरल मोटर्स को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है, टोयोटा और वोक्सवैगन ग्रुप के बाद, और वे इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में भी शीर्ष नेताओं में शामिल है। ये एक गरीब लड़के की कहानी है जो कोरिया के पहाड़ों में रहता था और उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक Hyundai बनाई। आप सभी का धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा। सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।